पीटा गया, मारा गया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। इधर बाकी अन्य पीठों के शंकराचार्य खुलकर समर्थन में आ गए हैं, वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में, और उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी अब विरोध के स्वर दिखाई पड़ने लगे हैं। कई नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से बयान दे रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यहां शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। नोटिस उनको भेजा गया है। क्यों नोटिस भेजा गया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। सीधे सुनते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर वही बात दोहराई है जब जो बात वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। I mean, nobody's ever seen a military operation like that. Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here. And he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. Israel and Iran. Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam, and I got them to stop. I still got to work it out because they put a dam up in Ethiopia that stops the flow from a little river called the Nile. I always think of the Nile being in Egypt, you know, beautiful Nile with the pyramids, but they put a dam up. You know who paid for the dam? The United States of America. It's the biggest dam, I think, in the world. They put a dam up. I said, how did you let that happen? Why would we have done that? We financed it. This country would, I don't know. Maybe it was a Republican president, but I don't think it was. I think it was a Democrat. But what a terrible thing. So Egypt basically is, you know, they don't have enough water in the Nile. And they use that for a lot of things, including entertainment and travel and tourism and everything. I mean, I don't know. They got a big dam. I got to work that one out now, too. Armenia and Azerbaijan. President Putin told me, I cannot believe. तो कहां सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम लड़ाइयां रुकवाई, और भारत पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का अभियान चलाया गया था उसको रुकवाया है। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने 10 महीनों में 8 ऐसे युद्ध खत्म किए जो खत्म नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान और भारत वे सच में एक दूसरे से लड़ रहे थे। 8 विमान गिराए गए थे। मेरी राय में वे न्यूक्लियर हमला करने वाले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां थे और उन्होंने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मिलियन लोगों की जान बचाई और शायद उससे भी ज्यादा। एक बात को दोहरा रहे, बाद में सवाल जवाब के दौरान भी उन्होंने जिक्र किया, यानी इस चीज को, इस बात को कई बार दोहराए हैं। और यहां संसद में यह बयान दिया गया कि किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वहां पर जो सीज फायर की जो घोषणा थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, और उसके बाद भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर सीज फायर की घोषणा की गई, पर कोई जवाब आया नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश अभी भी ये उम्मीद लगाए हैं कि इस पर जवाब आएगा, स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन लगता तो नहीं है। जब संसद में कोई जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, पूछने के बावजूद, टोकने के बावजूद, तो अब लगता नहीं है कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री भी ये मानकर चल रहे हैं कि लोगों को पता है कि हाँ ट्रंप ने ही रुकवाया है। उस पर हम क्या बोलें? हाँ, अब प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति ही समझी जाएगी। इसको मौनम क्या लक्षणम, स्वीकार लक्षणम क्या है, वो कहावत जो है वो संस्कृत की, कि मौन जो है वो स्वीकृति का लक्षण है। तो प्रधानमंत्री अगर मौन है ट्रंप के बार कहने पर, तो 70वीं बार ट्रंप ने कह दिया और प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द अभी तक नहीं निकला है, ट्रंप का टी नहीं निकल रहा है उनके मुख से। तो ये समझा सकता है कि इसका मतलब ट्रंप जो कह रहे हैं उसका प्रतिवाद करने की क्षमता जो है या हिम्मत जो है वो प्रधानमंत्री में नहीं है। यही समझाएगा। कांग्रेस इसी को लेकर सवाल उठा रही है लगातार कि भाई प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करते हैं और जिस तरीके से ट्रंप लगातार बातें कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ट्रंप का जवाब देने की क्षमता प्रधानमंत्री में नहीं है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है समीर जी, ये ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री
इसका जवाब देना चाहिए। आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है अगर भारत का अपमान कर रहा है इस तरीके से कि हमने रुकवाया और व्यापार का जोर देकर रुकवाया, तो इसका फिर जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए। और प्रधानमंत्री खुद देने में सक्षम नहीं है, अगर कुछ डर लगता हो तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसकी तरफ से फिर ये दिया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाकर जवाब दिया जाए ट्रंप को। अगर अकेले बोलने में डर लगता है तो फिर संसद से पास करा के कहा जाए, लेकिन ये इसका जवाब ट्रंप को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसको लेकर जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है वो भी हम देखते हैं। उन्होंने फिर बताया और कहा कि अब तो 70 बार हो चुके हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं कि कल से पहले ये संख्या 68 थी, लेकिन कल ही आंकड़ा 69 नहीं बल्कि सीधे 70 पर पहुंच गया। एक बार फिर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने शुरुआती बयान में और बाद में सवाल जवाब के दौरान यही वो संख्या है जितनी बार प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त और जिन्हें कई बार पीएम की जबरन झप्पी मिल चुकी है ने ये दावा किया कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रुकने के लिए वही जिम्मेदार थे। तो उन्होंने ये जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है और इसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं, 70 बार अब तक कह चुके हैं। 70 बार में इसको लेकर जमकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। और चूंकि मामला जैसा कह रहे हैं अमलेंदु जी कि प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल ये देश की संप्रभुता का है कि किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है, भारत के अंदरूनी या बाहरी मसलों में वो दखलंदाजी कैसे कर सकता है। यानी किसी देश के साथ द्विपक्षीय, चाहे उसके युद्ध हो रहे हो चाहे उसकी वार्ता हो रही हो, लेकिन ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने की सूचना पहले दी और उसके बाद वो दावा कर रहे हैं, बार बार 70 बार अब तक दावा कर चुके हैं कि ट्रेड का डर दिखाकर, व्यापार का डर दिखाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को रुकवाया है। अब कोई जवाब इस पर नहीं आता है। बाकी तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री के भी जवाब आते हैं। अभी प्रशंसा अगर कर दें तो तुरंत प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आता है और ना ही एमईए की ओर से यानी विदेश मंत्रालय की ओर से। हाँ, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई इसका जवाब नहीं आता है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसका जवाब नहीं आता है और विपक्ष जब सवाल पूछता है तो उसके जवाब नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर जब बात भी करते हैं कि किसी ने नहीं रुकवाया, तो फिर जब राहुल गांधी पीछे से बोलते हैं कि तो ट्रंप का नाम लो, ट्रंप ने नहीं रुकवाया, तो तुरंत जो है पानी मांग जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। उनके मुंह से मतलब दिक्कत हो जाती है उनको। तो ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है वो ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जब की तारीफ जब ट्रंप करते हैं तो वो तुरंत पलट कर जवाब देते हैं, थैंक यू माय डियर फ्रेंड करके जवाब देते हैं। बहरहाल ये उनके बीच का अपना मसला हो सकता है कि वो किसको दें और किसको ना दें, लेकिन अगर भारत का अपमान किया कर रहा है प्रधानमंत्री का कोई भी मित्र, तो प्रधानमंत्री को उस दोस्ती से ज़्यादा भारत के हितों को, भारत के स्वाभिमान को जो वो तवज्जो देनी चाहिए और ट्रंप को साफ साफ जवाब देना चाहिए कि बकवास अपनी बंद करो, हमने खुद रोका था चूंकि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था। ये इन्हीं शब्दों में प्रधानमंत्री को ट्रंप को जवाब देना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन वो जवाब नहीं दिया जा रहा है और वही मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि आखिर ये जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, या भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ट्रंप को ये जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत का नाम सीधे लेकर वो ये बात कह रहे हैं कि हमने इस युद्ध को रुकवाया है। बहरहाल अब उस पर देखना है, चूंकि अब ये बजट सत्र भी शुरू होने वाला है संसद का। हो सकता है कि इस बजट सत्र में इस पर कुछ बयान प्रधानमंत्री का आ जाए, कोई स्पष्टीकरण वो दे दे, अब देखना होगा। लेकिन विपक्ष सवाल पूछेगा जरूर, ये तय है। और इधर जो सबसे महत्वपूर्ण एक मसला है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, वहां जो माघ मेला चल रहा है, वहां शंकराचार्य के साथ स्थानीय प्रशासन ने जो बदसलूकी की है, उनके शिष्यों को मारा पीटा है बहुत ही विभत्स तरीके से, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। और दूसरी ओर जिला प्रशासन ने शंकराचार्य को ही नोटिस दे दिया है कि वो बताएं कि वैध शंकराचार्य हैं या अवैध शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने इसका जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों से उनको स्वीकृति मिलती है या बाकी जो अन्य पीठों के शंकराचार्य हैं, वो भी उनके समर्थन में खुलकर आए हैं। और इधर कई तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके समर्थन में आ रही हैं। लेकिन अमलेंदु जी, अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं और सीधे तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ लोग बयान दे रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बीजेपी के अंदर से उठने लगी हैं और लोग जो हैं वो अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं बीजेपी में कि अभी इस पे जो है वो सरकार जो है वो माफ़ी मांगे। बीजेपी के नेता हैं सुनील भराला,
वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि इस पे जो है माफ़ी मांगी जाए और ये भारत मतलब ये हिंदू धर्म का अपमान है। हम लोग सुन सकते हैं सुनील भराला क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उस वीडियो को जारी किया है, वो हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनील भराला को सुनते हैं। उन्होंने खुद वो वीडियो जारी किया है और अपनी पार्टी से कहा है कि गलती हो गई तो माफ़ी मांगी जा सकती है, लेकिन पार्टी और सरकार यहाँ पर माफ़ी मांगने की बजाय तो शंकराचार्य पर ही दोषारोपण कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर शंकराचार्य ने भी दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, यानी इस मसले पर सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही कि कैसे वो धर्माचार्यों का अपमान कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और शंकराचार्य के समर्थन में कई तमाम नेताओं ने मुलाकात की है उनसे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, वो भी मिले हैं। अखिलेश यादव ने उनसे बात की है, लेकिन पार्टी के भीतर ही इसको लेकर अब विरोध के स्वर अगर उभर रहे हैं तो इसका मतलब इस मसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से घिरी हुई है ये साफ नजर आ रहा है। सुनते हैं सुनील भराला ने क्या कहा है। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। तो बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और बहुत ही शालीनता के साथ मुख्यमंत्री से उनको कहा है कि उनको दंडित किया जाए। ये हिंदू धर्म के खिलाफ ये काम हो रहा है और उन पर अधिकारियों को सीधे वो राक्षस प्रवृत्ति का बता रहे हैं, दानव प्रवृत्ति का बता रहे हैं और बता रहे हैं ये हिंदुओं का अपमान है। और ये वास्तव में हिंदुओं का अपमान है कि अगर शंकराचार्य को इस तरीके से रोका जाए और शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उनके शिखा पकड़ कर घसीटा जाए। समीर जी, ऐसा तो औरंगजेब ने भी नहीं किया था, यही कहा जा रहा है। यही कहा जा रहा है और ये खुद कह रहे हैं शंकराचार्य की, ऐसा तो औरंगजेब ने भी नहीं किया। उनको भी हम लोग सुनेंगे कि शंकराचार्य ने क्या कहा है कि औरंगजेब ने क्या नहीं किया, किस तरीके से कितने मंदिर तोड़े गए, ये सारी बातें कही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। दिन में 3-4 बार कम से कम वो इस मसले को लेकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं। उन्होंने फोन पे भी बात की थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से और ट्वीट किया है आज जो अखिलेश ने, उसमें लिख रहे हैं कि किसी और की गलती के लिए भी यदि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसीलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गए। खुद शंकराचार्य ने क्या कहा है, किस तरीके से उनको अपमानित किया गया, उनके शिष्यों को के साथ क्या बर्ताव किया वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने, उनको भी सुनते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। तो सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि यहाँ कैसे मंदिर तोड़े गए, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। अमरेंद्र जी, यही कहा भी जा रहा है कि शंकराचार्य के खिलाफ सरकार जो इतनी हमलावर है वो सरकार की उन जो गलतियां हैं उनको बार बार उठाते रहते हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मणिकर्णिका घाट पर किस तरीके से वहाँ तोड़ा जा रहा है, उसको पूरी जो उसकी संस्कृति है, कहा जा रहा है कि बनारस की नष्ट कर दी जा रही है, ये सारे, और गाय की सुरक्षा की मांग करते रहते हैं। गंगा की सफाई को लेकर
और बताया जा रहा है कि यही सारी वजह हैं जिस वजह से उनको इस तरह से अपमानित किया गया और उनके शिष्यों को मारा पीटा गया। हाँ बिल्कुल, बहुत विभत्स दृश्य हैं समीर जी, बहुत ही अपमानजनक, हिंदू धर्म का अपमान करने वाले वो दृश्य हैं जिस तरीके के सामने आए। अब ये किसके आदेश पे हुआ नहीं पता, चूंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई अगर किसी और की गलती भी थी यानी तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, इसका मतलब वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने गलती की है तो भी अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और वैसे भी शंकराचार्य किसी भी महंत से, किसी भी मठ के महंत से बड़े हैं, तो ये है। और वैसे भी शंकराचार्य जो है उनका एक बड़ा स्थान है, तो उनसे अगर माफ़ी मांग ली जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को कोई अपमान लग रहा हो माफ़ी मांगने तो प्रधानमंत्री मांग लें, भाई प्रधानमंत्री मांग लें शंकराचार्य से। तो प्रधानमंत्री का भी कोई बयान इस पर नहीं आया है। आएगा भी नहीं। और चूंकि ये तो कहा जा रहा है कि सरकार में सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुओं पे ही है, तो ये देखने को मिल रहा है जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ बर्ताव हो रहा है। ये कल प्रमोद तिवारी से कि हम लोगों ने बात सुनवाई थी, हम लोग फिर सुनवा सकते हैं कि प्रमोद तिवारी ने इस मसले पर क्या कहा है, शंकराचार्य के मसले पर प्रमोद तिवारी का क्या कहना है। उसके बाद फिर अजय राय को भी सुनेंगे जो जाकर उनसे मिले हैं शंकराचार्य। जी बिल्कुल, अजय राय ने उनसे मुलाकात की है और अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले खैर सुनते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है। शंकराचार्य के साथ जिस तरह से वहां पर बदसलूकी की गई है माघ मेला क्षेत्र में, और उनसे ये कहा गया कि आपने परमिशन नहीं ली थी स्नान करने की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शंकराचार्य को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं संगम स्नान करूं या ना करूं? ये सारे सवाल हैं। सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च, उनके करोड़ों मानने वाले, मैं इस पर नहीं जानता क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है, तमाम धारणा। पर क्या शंकराचार्य की उपस्थिति में शंकराचार्य के लिए साथ जीवन सनातन धर्म में समर्पित करने वाले लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज होनी चाहिए थी? अगर हुई जैसा आरोप है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। तो उसकी सीधे निंदा कर रहे हैं और तमाम और दूसरे लोग। और यही नहीं, वो शंकराचार्य से मिलने की कोशिश भी कई लोगों ने की। वहाँ पर प्रयागराज में इलाहाबाद के स्थानीय सांसद रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह को जाने ही नहीं दिया गया अमलेदू जी। उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया ताकि आप जाने ही ना पाएँ वहाँ। लेकिन अजय राय गए और उन्होंने वहाँ मुलाकात की और अब जो कुछ भी हुआ है वहां पर उसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, हालांकि दबी जुबान से या ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अब खुलकर भी लोग सामने आने लगे हैं। सुनील भराला को अभी हम लोगों ने सुना और भी कई नेताओं के बयान आने वाले दिनों में आएंगे, ये माना जा रहा है। बहरहाल सुनते हैं अजय राय को क्या कहा उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात के बाद। गंगा जी का आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे। और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज ये हम करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाले जो कहती कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज
इस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट तो तोड़ा इन लोगों ने, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी, महादेव की शिवलिंग को तोड़े, और जब बात उठी तो यहां का जो झूठा और बहुरूपिया मुख्यमंत्री है वो बनारस में जाकर कहता है कि ये एआई जनरेटेड है, एआई के द्वारा जनरेट करके हम लोगों ने दिखा दिया। और ये पूरी तरीके से काशी का एक नागरिक जानता है, जो वीडियोज आए, फोटोज आए, वो सारे आए वहां के लोगों ने बनाया। अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के लोगों ने ये चिट्ठी लिखकर, उनके परिवार के लोगों ने, ये चिट्ठी मेरे पास है, ये चिट्ठी ये उनके परिवार की चिट्ठी है, महाराज जी को मैं देना चाहूंगा, यशवंतराव होलकर जी की। उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर, महाराज जी इसमें बाकायदे सारी फोटोज उनके द्वारा ये उनके परिवार के लोगों ने किया, और पूरी तरीके से इसमें सारे फोटोज, टूटे हुए फोटोज उनके परिवार के लोगों ने बाकायदे उसमें उनकी पैड पर उस चित्र को पूरा उसमें बना कर दिया है, फोटो खींच कर दिया है। पर वो कहते हैं एआई जनरेट। आप किस तरीके की भाषा बोलते हो, सारे लोग झूठ वहां बोल रहे हैं। तो ये वहाँ पर अजय राय ने अपना समर्थन दिया, पार्टी का समर्थन, और वहाँ पर बहुत सारे साधु संत शंकराचार्य के समर्थन में वो दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर किसी को तकलीफ है तो वो सरकार को है, स्थानीय प्रशासन को। वो उनको नोटिस दे रहा है, पूछ रहा है कि आप वैध शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। लेकिन कानून के जानकारों का क्या कहना है कि ये पूछने का अधिकार भी जिला प्रशासन को नहीं है। क्यों नहीं है, सुनते हैं। वहाँ पर एक वरिष्ठ वकील हैं PN मिश्रा, वो क्या कह रहे हैं। जो नोटिस दिया गया है प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को, उस नोटिस को लेकर, वो नोटिस कितना वैध है उस पर वो बात कर रहे हैं। चुनाव उनका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं, सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है, और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो ये PN मिश्रा हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट के, और कह रहे हैं कि ये का पूछने का अधिकार किसको है। और वो तो उनको शंकराचार्य कैसे लगा सकते हैं। शंकराचार्य, उनको धर्माचार्यों ने पदवी दी है, और जो प्रक्रिया होती है शंकराचार्य बनाने की, वो तो उस प्रक्रिया पूरी की गई है। कल खुद ही कह रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात, वो जो 3 पीठों के अन्य शंकराचार्य हैं, वो सारे लोग उन्होंने अपना उनको समर्थन दिया हुआ है और अपनी स्वीकृति दी हुई है। ये पूछने वाले कौन होते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछने वाले कौन होते हैं, ये साफ तौर पे कि 2 शंकराचार्यों उन्होंने साथ में स्नान किया, और तीसरे शंकराचार्यों उन्होंने कहा कि हमसे चूंकि समर्थन मांगा नहीं गया तो इसलिए हमने नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया उन्होंने, ये भी जो है वो बताया गया। और इधर इसका जवाब जो है वो शंकराचार्य की तरफ से इस नोटिस का भी समीर जी दे दिया गया है। और ये अंजनी कुमार मिश्रा एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये जवाब जो है माघ मेला प्रशासन को दिया गया है। और उनका जो शक्तिपीठ है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है, वो हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या ट्वीट है। हालांकि वो अंग्रेजी में है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो इतना नोटिस है। हाँ, और उसमें लिखा गया है कि शंकराचार्य की ओर से प्रशासन को उनके द्वारा नोटिस का जवाब समय सीमा के भीतर भेज दिया गया है। अब प्रशासन महाराज जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे। बिल्कुल, अब इन्होंने जो नोटिस दिया है अब उसका उत्तर वो दे कि आपने ये जो उन पर उनकी वैधता का सवाल पूछा है, ये आपने किस अधिकार से पूछा है। और खुद ही वही जो वकील PN मिश्रा बता रहे हैं कि कोर्ट में जो कार्रवाई, जो वहां पर जो केस चल भी रहा है, उस केस में कोर्ट खुद उनको शंकराचार्य से संबोधित कर रहा है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट उनको पूछ रहे हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। हाँ, ये क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख
सकते हैं और वो खुद जो है वो कोर्ट उनको कह रहा है कि आप शंकराचार्य हैं। तो ये जो है इसको लेकर अब ये सामने आ गया है कि ये राजनीतिक तौर पे दिया गया और हिंदू धर्म पे अगर राजनीतिज्ञों द्वारा इस तरीके का प्रहार किया जाएगा समीर जी, तो फिर ये कैसा हिंदू राष्ट्र जी सवाल तो उठेगा ना कि जो खुद को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं। मोहन भागवत से सवाल होना चाहिए सबसे ज्यादा कि भाई मोहन भागवत को भी अभी कोई तकलीफ नहीं हुई, या हो सकता है अभी सुना ना हो उन्होंने कि क्या कुछ हो रहा कोई है। तकलीफ होगी भी नहीं, चूंकि आरएसएस का एजेंडा ही ये है कि हिंदू धर्म की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करो, अपने हिसाब से धर्म को अपने हिसाब से ना धर्म के ठेकेदार हम बन जाए। अरे आरएसएस 100 साल पहले बनाया, हिंदू धर्म तो सदियों से है। जी जब आरएसएस को कोई जानता भी नहीं था, कोई सोचा भी नहीं होगा कोई आरएसएस बनेगा, तब से हिंदू धर्म है। तो ये जो और ये तो हिंदू धर्म को खत्म करने पे तुले हुए हैं, इसका नष्ट करने पर तुले हुए हैं आरएसएस वाले हिंदू धर्म को। और ये जो जिस तरीके से वहां तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं कि सरकार कैसे धर्म को नष्ट कर रही है, संस्कृति को नष्ट कर रही है, ये सवाल वो बार बार पूछते रहते हैं। उसमें वाराणसी में जो मौजूदा समय में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया जा रहा है उसको लेकर, या पहले जब विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, तब उन सबको लेकर लगातार मुखर रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं, अनशन करते हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद। अब शंकराचार्य हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि सरकार उनसे खफा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वाराणसी में अमलेंदु जी मणिकर्णिका घाट को वहां उसके सुंदरीकरण के नाम पर उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया और कई मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फर्जी वीडियो है, जबकि हजारों लोग खुद वहां पर लाइव कर रहे हैं, अपना पर्सनल अपने अकाउंट पर वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी करा दी है कि फर्जी वीडियो वहां पर पोस्ट किए जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर जो लगातार वहां तोड़फोड़ चल रही है, वहां आसपास उस घाट पर लोगों को आने जाने से मना किया जा रहा है। एक वीडियो है जिसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि लोग उस घाट पर ना आए, वहां गंगा नदी के उस घाट के आसपास नदी के भीतर भी न जाए। वो वीडियो भी हम लोग देखते हैं, क्या कुछ अनाउंस किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां 24 घंटे बुलडोजर चल रहा है और तोड़फोड़ हो रही है। हो सकता है ये भी एआई जनरेटेड हो, हमें नहीं मालूम, पुष्टि हम नहीं करते हैं चूंकि सोशल मीडिया पर घूम रहा है, तो हो सकता है ये भी एआई जनरेटेड हो सकता है कि वो भी हो, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। अगर एआई जनरेटेड होगा तो जिन लोगों ने पोस्ट किया होगा ये उनकी गलती है, लेकिन इस तरह की अनाउंसमेंट वहां पर घोषणा हो रही है कि घाट के पास लोग न जाएं। बहरहाल देखते हैं वीडियो क्या उसमें कहा जा रहा है। यहाँ से भीड़ लगाना मना है। आप कब तक है लगाना होता है, यहाँ से मुन्ना है। अच्छा 3 बजे, ठीक है ठीक लगाना मना है तो 4 वाला ना डिटेल देखिए। प्रतिबंधित घोषित किया गया है। हाँ न लगा, ये घाट प्रतिबंधित है। आप लोग सवारी को दूसरे घाट पर उतारे, यहाँ भीड़ न लगाए। आप लोग दूसरे घाट पे सवारी को उतारे, यहाँ पे कोई भीड़ न लगाए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। आप लोग दूसरे घाट पे। तो ये वहां मणिकर्णिका घाट के वीडियो हैं, वहां अनाउंसमेंट हो रही है प्रशासन की तरफ से कि वहां लोग ना जाएं, और इसलिए ना जाएं क्योंकि वहां पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि वहाँ ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ चल रही है, जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और इन खबरों का कोई उस तरीके से खंडन नहीं आ रहा है कि वहाँ तोड़फोड़ नहीं चल रही है। जो भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कहिए, जिसकी तरफ से भी जो बातें आती है कि आप गलत सूचना ना फैलाएं। अरे भाई तो सही सूचना बताओ ना, फिर कहो कि तोड़फोड़ नहीं हो रही है। अब वहाँ पाल समाज प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठीचार्ज होता है। अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया वीडियो को कि किस तरीके से आप प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो आखिर आपको प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अगर वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है? इसको लेकर वहाँ के एक महंत हैं, उनका खूब वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ आकर क्या शमशान में शौचालय बनाएंगे, इस तरह की बात। वही हुआ जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वहां पे जो स्थानीय तमाम व्यापारी थे उन सबको वहां से हटा दिया गया और वो पूरा एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह से वहां पूरा मंदिर का जो परिसर है वो बना दिया गया, जिसको लोग कहते हैं, वहां स्थानीय लोगों से आप बात करिए कि ये बनारस की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर उसको जो कॉरिडोर बनाया गया वो पूरा कॉरपोरेट टाइप में उस फॉर्मेट में बनाया गया है, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। बनारस की अपनी संस्कृति है, वहां की गलियां जो है उस संस्कृति का हिस्सा है।
जिनको तोड़ा जा रहा है। और वही काम तमाम जगहों पर अब आप देखिए वृंदावन में शुरू कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में वो काम शुरू कर दिया गया और सब जगह समीर जी ये कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं, उज्जैन में भी बनाया गया कॉरिडोर, उज्जैन में भी जहाँ भी ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वहाँ धर्म को व्यापार में जो है बदला जा रहा है, व्यापारिक स्थलों में बदला जा रहा है। भाई धार्मिक स्थल जो है या तीर्थाटन जो करता है व्यक्ति, वो व्यापार के लिए नहीं करता है, लेकिन ये चूंकि इनके खून में व्यापार है तो इसलिए इन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ तीर्थ हैं वहाँ इन्होंने कॉरिडोर बनाकर उसका व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया और पुराने मंदिर जो हैं वो सब तोड़े जा रहे हैं, पुराने स्ट्रक्चर जो हैं वो सारे तोड़े जा रहे हैं। इस बीच समीर जी घटनाएं जो हैं काफ़ी तेज़ी से न्यायपालिका से और प्रशासन से संबंधित भी काफ़ी सारी आ रही हैं। अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि संभल में एक जो जज साहब थे, उन्होंने आदेश दिया था कि जो वहाँ के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए एक मामले को लेकर। अब खबर ये आ रही है कि कल जो है वहाँ 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए और उन जज साहब का भी तबादला कर दिया गया। विभांशु क्या सुधीर उनका नाम है, उनका भी तबादला कर दिया गया। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल तमाम की ये वहाँ पर अचानक, हालांकि ये तबादले होते हैं हाई कोर्ट से होते हैं, वहाँ का रजिस्ट्रार ऑफिस तबादले करता है, लेकिन तब और ज़्यादा सवाल उठते हैं कि क्या हाई कोर्ट भी सरकार से, प्रशासन से कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि उसमें वहाँ पर न सिर्फ उनका ट्रांसफ़र किया गया है बल्कि उनका डिमोशन भी किया गया है। और उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, जिन्होंने यूपी पुलिस सीईओ अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उन्हें डिमोट कर दिया गया है। अपने पसंदीदा पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए जो समाज को सांप्रदायिक बनाने के उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, एक जज को अपना फर्ज निभाने के लिए सजा दी गई है। ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का आइडिया है, ये तो उन्होंने तंज कसा है, लेकिन ये वास्तव में ये क्या दिखा रहा है, ये बहुत हैरान करने वाला है। जुडिशरी पर सरकार का किस तरीके से नियंत्रण है, इसको नियंत्रण ही कहा जाएगा या प्रभाव कहा जाएगा। एक चीज और है अमलेंदु जी, इस पर तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। इस आदेश के बाद जो वहाँ पर जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, उन्होंने सीईओ अनुज चौधरी और कुछ एक करीब 12-18 और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे, लेकिन एसपी ने कहा कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, चुनौती दी। तो इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए था कि आप हर कोर्ट के आदेश को माने बिना आप सीधे चुनौती देंगे, लेकिन यहाँ उस जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया, डिमोट भी कर दिया, डिमोट कर दिया। और इस तरीके का मामला समीर जी आपको याद होगा कि दिल्ली में भी आया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधरन जो थे, उन्होंने जब आदेश दिया गोली मारो वाले मंत्री और सांसदों के खिलाफ एफआईआर कराने का दिल्ली दंगों के मामले में, तो उसी रात उनका भी तबादला कर दिया गया था। और उस समय भी ये कहा गया था कि ये तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है हाई कोर्ट्स का, ये वहाँ से किया गया है। तो क्या अदालतों के ऊपर अब बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब दबाव देखा जा रहा है? क्योंकि एक जज साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो तो बाकायदा हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में जज साहब जो है डाइस पे बैठकर कह देते हैं कि मैं तो आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ, वो दे भी देते हैं और सांसद चुन के भी आ जाते हैं बीजेपी से। तो न्यायपालिका पर गहरा संकट है। इधर सीजेआई जो है जस्टिस सूर्यकांत, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव में शहनवाज आलम, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है कि ये जजों का जो कोड ऑफ कंडक्ट 1997 में बना हुआ, उसको जस्टिस सूर्यकांत तोड़ रहे हैं। मकर संक्रांति पे बीजेपी के नेताओं के साथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी के साथ जो थे कार्यक्रम में शामिल थे, ये खुद उसको कंडक्ट को तोड़ रहे हैं। तो अगर सीजेआई खुद जजों के कंडक्ट को तोड़ रहे हैं तो इस तरह की चीजें होंगी। और आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने इसीलिए शायद लगता है कहा सीजेआई की उपस्थिति में ही कि संविधान को बचा लीजिए। तो अब संविधान को बचाना है कि बीजेपी को बचाना है, ये तो अब ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर अब लगने लगे हैं। तो ये गंभीर आरोप जो है, इनसे कैसे बचा जाए, ये एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, गंभीर आरोप है कि जुडिशरी पर भी क्या दबाव बनाया जा रहा है, जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर। और चूंकि इसलिए ये तमाम उदाहरण हैं जिनकी वजह से ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दबाव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस जो वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, वहाँ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जो जज दे रहे हैं, उनका तबादला कर दिया जा रहा है। और अगर ये दबाव नहीं है तो क्या है? ठीक है, ये रूटीन ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन रूटीन ट्रांसफ़र में यहाँ पर जो हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था उस पुलिस अधिकारी पर, एसपी पर, कि आप कैसे सीजेएम का ऑर्डर नहीं मानेंगे, वहाँ आप उसी सीजेएम का ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको डिमोट भी कर देते हैं, यानी एक रैंक आप उसको नीचे भेज देते हैं। मीडिया पर दबाव बन ही रहा है, कितना
कितना दबाव है वो सबके सामने है, लेकिन और ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश होती है। जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं बहुत हैरान करने वाली आ रही हैं कि वहाँ पत्रकारों से ये कहा जा रहा है कि आप बॉन्ड भरिए कि आप जो कुछ खबर दे रहे हैं ये आप अपने तरफ से दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इसको कहा जाए कि उनके ऊपर एक तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि आप सही खबरें जो सरकार को पसंद ना आए उस तरह की खबरें आप मत भेजिए। हाँ, उस तरह की खबरें मत भेजिए। और एक निरुपमा सुब्रमण्यम पत्रकार हैं और कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया समीर जी, अंग्रेजी में, उसको हिंदी में हम लोग बता सकते हैं, और लिखा कि दिल्ली के नेशनल अखबारों के रिपोर्टर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस बुला रही है, रूटीन उसने कहा वाली रिपोर्ट्स के बारे में परेशान किया जा रहा है, उनसे बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं, वे ऐसी रिपोर्ट्स दोबारा नहीं करेंगे। पहले एक अखबार के संवाददाताओं को 3 दिनों तक बार बार बुलाया गया और शायद अखबार की पब्लिक चुप्पी से हिम्मत पाकर दूसरे को भी बुलाया गया है, अभी तक उसने उन समन का जवाब नहीं दिया है। कश्मीरी पत्रकार इन नेशनल अखबारों से ज़्यादा हिम्मत दिखाने की उम्मीद कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, अगर वे इतने बड़े अखबार के संवाददाता को बुला सकते हैं और उन्हें कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता तो हमारी हालत सोचिए। ये उनका कहना है निरुपमा सुब्रमण्यम का। उन्हीं के निरुपमा सुब्रमण्यम के इस ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठाए। आप बता सकते हैं? बिल्कुल, वो कह रहे हैं सैयद नासिर हुसैन कि जम्मू कश्मीर में रूटीन रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय अखबारों के पत्रकारों को बुलाए जाने और उनसे पूछताछ किए जाने की खबरें गंभीर चिंता का विषय हैं। एक लोकतांत्रिक समाज तब काम नहीं कर सकता जब सवाल पूछने के बुनियादी काम को विरोध का काम माना जाए। सालों से कश्मीरी पत्र